आरपीएससी इस लेवल का पूछती नहीं है। आरएस मेंस वालों का इतना स्टैंडर्ड नहीं होता, आरएस मेंस का पेपर इस लेवल के आते ही नहीं है। ये सारी बात आपने सुनी होगी और इस सारी बात का एक क्लियर कट रिप्लाई है कि लास्ट वाला 2021 के मेंस के पेपर्स देख लेना कि वो किस स्टैंडर्ड पे गए हैं आरपीएससी। और दूसरी बात ये कि उन लोगों को देख लेना जिनका इंटरव्यू कॉल्स हुए हैं लास्ट वाले। तैयारी इसीलिए कर रहे हो ना कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो, इसलिए तो नहीं कर रहे ना कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, मेंस क्लियर हो जाए, या मेंस क्लियर नहीं हो कोई बात नहीं पर प्री क्लियर हो गए तो एटलीस्ट हमारा कोई टैग मिल गया कि हाँ इन्होंने मेंस लिखा है, 1 बार 2 बार 4 बार इन्होंने मेंस लिख लिया। फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि किन लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ है। एटलीस्ट वो शॉर्ट लिस्टेड राजस्थान की टॉप एग्ज़ाम के टॉप 2000 मेंबर्स वो किस स्टैंडर्ड के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉपी का स्टैंडर्ड है, उनके लिखे हुए आंसर्स का स्टैंडर्ड है, उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जब एबनॉर्मली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ होता है तब उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे, इनको अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लेना, कोशिश करना कि अपनी स्टडी टेबल के पास में इन पॉइंट्स को स्टिक कर लो जो मैं ये 3-4 पार्ट्स में बात कर रहा हूँ डूज़ एंड डोंट्स की, कि आरएस मेंस के लिए और स्कोर इम्प्रूव करने के लिए हमारे को आंसर राइटिंग में कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब मैं आज का ब्लूप्रिंट बता देता हूँ कि हम किस मुद्दे पर इस वीडियो में, इस 4-5 मिनट की वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें ये पहली बात कि आंसर को किस तरह से लिखना है, मतलब क्वेश्चन को किस तरह से डिवाइड करें, उसका डिवीज़न क्या हो, उसकी डिमांड क्या है, उनको हम किस तरह से डिवाइड कर पाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि सर एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है कि सर हमें एग्जाम्पल का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एग्जाम्पल्स को किस तरह से कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये आएगी कि मार्जिन्स के बाहर हम लिख सकते हैं नहीं लिखें, और एक और चीज़ कि हम वर्ड लिमिट में लिखें या नहीं लिखें, या बियॉन्ड वर्ड लिमिट भी लिख दें क्या। तो बात करते हैं पहली, दैट इज़ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको डिवाइड किस तरह से करें। एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद लास्ट ईयर वाले मेंस में ये आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में अंतर कीजिए, एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में सहकारी संघवाद पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसके हम डिमांड की बात करें तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ निकलती है। एक तो उन्होंने पहले ये पूछा है कि हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, किसको, प्लानिंग कमीशन को और दूसरा नीति आयोग को। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वही कि हाँ इसके पास फंड एलोकेशन की पावर थी, इसके पास फंड एलोकेशन की पावर्स नहीं है, इसके पास सिर्फ ये पावर्स हैं कि ये सजेस्ट कर सकता है और इस तरह के हम डिफरेंस कर दें। ये कुछ रैंकिंग्स रिपोर्ट्स देता था, इस तरह की रिपोर्ट्स, रैंकिंग, इंडाइसेस वगैरह जो इंडेक्स हैं उसमें किस स्टेट की क्या रैंकिंग है वो इसमें प्रोवाइड की जाती थी। नीति आयोग ऐसी प्रोवाइड करता है और प्लानिंग कमीशन में ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती थी। दैट इज़ द होल केस। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमने पहली चीज़ कर दी, द डिमांड इज़ कि इनके बीच में अंतर करना है, वो अंतर हमने कर दिया। अब उसने आगे ये पूछा है कि इसका क्या प्रभाव रहा भारत में सहकारी संघवाद पर। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस तरह से नीति आयोग ने बढ़ावा दिया है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नीति आयोग ने बढ़ावा दिया, या हम लास्ट में लिख देंगे कि इस प्रकार से 10 वी कैन प्रूव और वी कैन से दैट इट बूस्ट और इट फोस्टर्स, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। इन स्टेड ऑफ दिस आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल होगा गवर्निंग काउंसिल का, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ILGs और गवर्नर जो हैं UTs के, वो सब होते हैं। उसे लिखो और उसको पहले नंबर पे लिखो, मतलब जब हम इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं वहाँ पर लिखो कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों का एवं प्रधानमंत्री के प्रतिनिधित्व के साथ निर्णय लिए जाते हैं, गवर्निंग काउंसिल कार्य करती है। इस तरह से यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है, और फिर साथ में कि ये कई सारी रिपोर्ट्स देती है, कई सारी रैंकिंग देती है, कई सारे इनके इंडेक्स जारी करती है, जिससे भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतियोगी संघवाद से होते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ राष्ट्र बढ़ रहा है।
तो वो हुई कि क्वेश्चन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं और फर्दर वीडियोस में आपको बोर्ड पर, पेन पैड पर क्वेश्चंस के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ स्पेशली बता दूंगा कि इनको किस तरह से डिवाइड करना होता। सो दिस इज़ द डिफरेंट डिवीज़न जो हमने ब्लूप्रिंट में बात करी है कि डिवाइड कैसे कर सकते थे। दूसरी चीज़ ये है कि सर हम मार्जिन के बाहर लिख सकते हैं, या लिखते लिखते मार्जिन के बाहर निकल जाते हैं, या ऐसा होता है कि एक जो पर्टिकुलर मार्जिन बना रखा है, जो पूरा बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स के नीचे भी हमने लिख दिया, तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है कि हम वर्ड लिमिट के बियॉन्ड लिख दें क्या। वर्ड लिमिट के बियॉन्ड आप लिख सकते हो। मान लीजिए कि 50 वर्ड्स का क्वेश्चन है या 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है, आपने 105 110 वर्ड्स लिख दिए, दैट इज़ ओके। बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाएंगे वो, और आपकी दूसरी ये चीज़ कि हम मार्जिन के बाहर जा रहे हैं, ये दो चीज़ वो है कि इट शोज़ दैट यू आर नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मतलब कि आपको अगर कोई रूल बना के दिया है, आप उस रूल को फॉलो नहीं करना चाहते। और अगर जो कायदे कानून को मानने वाले पर्सन है, ऐसे प्रोफेसर के पास आपकी कॉपी चली गई, जिसे कहते हैं उसूलों वाला आदमी, वैसे किसी उसूलों वाले व्यक्ति के पास आपकी कॉपी चली गई, वो देखेंगे मार्जिन हम बना के दे रहे हैं, ये पूरा बॉक्स हमने बनाया है, क्यों बनाया है, तुम बेवकूफ़ समझते हो हमें, और वो मार्क्स नहीं देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू मेंटेन द रूल्स, कि हमें उसके अंदर ही लिखना है, उससे बाहर जाने की गलती नहीं करें। वर्ड लिमिट में कुछ आप क्रॉस कर सकते हैं, मतलब कि 50 शब्द में 55 शब्द लिख दीजिए, पर बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट के बियॉन्ड जाना किसी क्वेश्चन में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि आपके टाइम का मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। जितने वर्ड्स आपको लिखने हैं, लगभग 2000 से 2100 शब्द आपको यहाँ पर एक पेपर में लिखने होते हैं, 200 मार्क्स के पेपर में, आरपीएससी के। और उस लिमिट के बियॉन्ड जब आप चले गए तो आपका एक क्वेश्चन की लिमिट क्रॉस करना, उसमें ज़्यादा टाइम देना, दूसरे क्वेश्चन को चूकने के लिए रास्ता बना रहा है। इट विल मेक द पाथ। और ये चीज़ आपके किसी एक क्वेश्चन में कितना भी बहुत ज़्यादा लिख दो, वो किसी दूसरे क्वेश्चन को कंपेंसेट नहीं कर सकता। लास्ट में जाते जाते सब करते करते अगर एक क्वेश्चन भी छूट गया 5 मार्कर, तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू मेंटेन द मार्जिन्स एंड वर्ड लिमिट। इन दोनों का एक बैलेंस मैंने बता दिया है। वर्ड मार्जिन को तो बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले मुद्दे पर बात करेंगे। अच्छा, मैं हर बार बोलना भूल जाता हूँ, अगर वीडियो समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ओके, हैव अ बेस्ट ऑफ लक।